Hello students, very good morning and very warm welcome in our online classes at Shri Ram College, 17 RB, Raising Nagar. Students, today we are going to discuss yet another poem of Ziral Mille Hopkins, जो कि आपके BA सेकेंड ईयर के सिलेबस के अंदर है। और स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज की जो हमारी पोइम है, उसका नेम है स्प्रिंग एंड फॉल टू अ यंग चाइल्ड। देखिए, अगर मैं जिराल्ड मेनले हॉपकिंस की बात करूं स्टूडेंट्स, तो इनका जो बायोग्राफिकल इंट्रोडक्शन है उस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, जो कि आप हमारे जो कॉलेज का जो चैनल है दीप अमन एजुकेशन, उस पर जाके आप वहां से GM हॉपकिंस का जो लिटरेरी बायोग्राफिकल इंट्रोडक्शन है स्टूडेंट्स, वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। आप विजिट कीजिए जो हमारा कॉलेज का चैनल है दीप अमन एजुकेशन, वहाँ पे आपको जिराल्ड मेनले हॉपकिंस पर एक पूरी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें मैंने उनके जो उनका बायोग्राफिकल एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको स्टूडेंट्स, लिटरेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको दिया है। ओके, तो स्प्रिंग एंड फॉल, जैसा कि आप टाइटल में देख रहे हैं, स्प्रिंग एक सीजन होता है जिसको अपने बसंत कहते हैं, और फॉल, देखिए फॉल तो यहाँ पे बेसिकली तो ऑटम ही है, पतझड़ है, लेकिन GM हॉपकिंस ने इसको फॉल कहा है। तो स्टूडेंट्स, आप ये कह सकते हैं कि GM हॉपकिंस ने इसको अमेरिकन स्टाइल में लिखा है। अमेरिकन स्टाइल में ऑटम को फॉल कहा जाता है, तो अमेरिकन स्टाइल के अंदर उन्होंने इस पोइम को कंपोज किया है। इस टाइटल को अगर हमने देखें तो स्प्रिंग एंड फॉल टू अ यंग चाइल्ड, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइम है और बहुत ही आप ये कह सकते हैं कि पर्सनल पोइम है GM हॉपकिंस के। आपको बताऊंगा कि पर्सनल कलेक्शन क्या है, क्या उनका पर्सनल कनेक्शन है इस पोइम के साथ में आप, और इस पोइम के अपने बैकग्राउंड के बारे में भी बात करेंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, सभी कुछ स्टूडेंट्स हम आज की अपनी इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है स्प्रिंग एंड फॉल टू अ यंग चाइल्ड, कंपोज्ड बाय जिराल्ड मेनले हॉपकिंस। अब देखिए, शॉर्ट में बताता हूँ हॉपकिंस के बारे में। बेसिकली जिराल्ड मेनले हॉपकिंस वन ऑफ द अनलकीस्ट, आप ये कह सकते हैं वन ऑफ द अनलकीस्ट ऑफ विक्टोरियंस। अगर अपने विक्टोरियंस पोइट्स की बात करें या राइटर्स की बात करें, तो उन सब में अनलकी रहते हैं हमारे जिराल्ड मेनले हॉपकिंस। क्यों? क्योंकि इनको नेम और फेम कभी, जब ये जीवित है, मिला ही नहीं। इनकी कॉम्पोजिशंस को, इनकी पोइट्री को कभी इस लाइक नहीं समझा गया, या आप ये कहें कि इतना एबल नहीं समझा गया कि वो रीडर्स का अटेंशन ले पाए और उसको पब्लिश करवाया जाए। और बीच में तो एक बार इन्होंने अपनी सारी कॉम्पोजिशंस को जला भी दिया था, सभी को आग लगा दी उन्होंने, लेकिन फॉर्चुनेटली कि वो कुछ बच गई उनमें से। और बाद में इन्हीं के फ्रेंड थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्रिजेस, तो इन्होंने 1930 के अंदर इनकी पोइम्स को पब्लिश करवाया, और तब जाके हमें ये पता चलता है कि जिराल्ड मेनले हॉपकिंस वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विक्टोरियंस, कि विक्टोरियन इरा के ये बहुत ही ग्रेट राइटर, ग्रेट पोइट रहे थे। हालांकि इनकी जो पोइट्री है वो मॉडर्न एज के अंदर पब्लिश होती है 1930 के अंदर। आपको पता है ना कि जो विक्टोरियन एज है स्टार्ट्स फ्रॉम 1837 एंड एंड्स इन 1901। 1837 से स्टार्ट होती है विक्टोरियन एरा और 1901 में फिनिश हो जाता है। इनकी पोइट्री को कब पब्लिश किया गया? 1930 में किया गया। किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्रिजेस के द्वारा। तो आप ये कह सकते हैं इनकी पोइट्री तो पब्लिश कब होती है? मॉडर्न एज के अंदर, लेकिन हमें तब पता चलता है कि ये बहुत फेमस थे विक्टोरियन एरा के अंदर। अगर इनकी पोइट्री उस समय पब्लिश हो जाती तो उस समय बहुत फेमस होते ही रीडर्स के अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनको नेम और फेम उस समय नहीं मिला जब ये जीवित थे। लेकिन फॉर्चुनेट हमारे लिए है कि आज उनकी पोइट्री से हम बिल्कुल, आप ये कहें कि हम उनकी पोइट्री को जान चुके हैं, हम उनके बारे में पढ़ते हैं, और एवरी लिटरेचर जो पर्सन है, लिटरेरी पर्सन है, वो उनके बारे में जानता है। GM हॉपकिंस एक अच्छा खासा नाम बन चुका है हमारे लिटरेचर के अंदर, और ये एक प्रीस्ट थे, मतलब मैन ऑफ गॉड आप कह सकते हैं। कि बहुत सारी इनकी जो पोइट्री है आपको सिर्फ उसमें गॉड के बारे में मिलेगा, रिलीजन के बारे में मिलेगा। ओके, फुली डेडिकेटेड टू जीसस क्राइस्ट, और बाद में ये प्रीस्ट भी बन गए थे। ओके, तो अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, इनका बर्थ कब होता है? 1844 को इनका बर्थ हुआ था और इनकी डेथ 1889 के अंदर हुई थी। ओके, तो स्प्रिंग एंड फॉल टू अ यंग चाइल्ड। अब इसके अंदर जो आप यंग चाइल्ड देख रहे हैं यहाँ पे, तो यंग चाइल्ड इसके अंदर क्या है? एक छोटी बच्ची है जिसका नाम मार्गरेट है।
छोटी बच्ची है जिसका नाम क्या है, मार्गरेट उस बच्ची का नाम है। और ये बात बिल्कुल आप ध्यान रखें कि वो खुद की जीएम हॉपकिंस की बच्ची नहीं है, ओके, क्योंकि वो प्रीस्ट थे, मैन ऑफ गॉड थे, उनकी शादी के बारे में भी कुछ नहीं पता, उनके खुद का कोई बच्चा नहीं था। ये एक इमेजिनरी चाइल्ड है जिससे वो बात कर रहे हैं, मार्गरेट उसका नाम है, ओके। तो चलिए आगे अपने इस पोएम के बारे में और डिस्कस करते हैं। अब वो बच्ची क्या करती है, मार्गरेट को वो क्या कह रहा है, मार्गरेट जो बच्ची है वो जब पत्तियों को नीचे गिरा हुआ देखती है, पेड़ों से झड़ती हुई पत्तियों को देखती है, जैसे कि आप यहाँ इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, जैसे ही वो इस सीनरी को देखती है कि पेड़ों के पत्ते गिर रहे हैं क्योंकि ऑटम सीजन है, तो वो रोना स्टार्ट करती है। अपनी छोटी छोटी आंखों से उसके आंसू बह रहे होते हैं और वो उनको देख के रो रही होती है कि ये पेड़ कितने अच्छे थे और अभी थोड़े टाइम में ये सारा पेड़ खाली हो जाएगा, इसकी सारी पत्तियां नीचे गिर जाएंगी। मतलब कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है, वो सैड फील कर रही है। तो उस समय जीएम हॉपकिंस उस बच्ची से बात करते हैं और उसको कहते हैं कि तुझे दुख मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तुम बहुत छोटी हो, तो इसलिए तुम्हें लगता है कि इन पत्तियों का गिरना तुम्हें बहुत सैड बना रहा है, क्योंकि तुम पत्तियों का गिरना और इंसान के जीवन के अंदर जो दुख होते हैं, ह्यूमन सॉरोज है, उन दोनों को तुम एक ही तरीके से देखती हो, तो इसलिए तुम्हें बहुत दुख हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़ी हो जाओगी, तुम्हें नेचर की समझ आएगी, तो फिर तुम इनके बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करोगे, तुम्हें इनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि जीएम हॉपकिंस बिल्कुल भी मार्गरेट को कंसोल नहीं करते हैं, उसको सिंपैथी नहीं देते हैं कि हाँ ठीक है तू रो रही है, कुछ नहीं होता ऐसा, उसको सिंपैथी नहीं देते हैं, बल्कि उसको वो जो रियलिटी है, वो रियलिटी से उसको आप ये कहें कि मिलवाते हैं, ओके, उसको रियलिटी है उसको रियलाइज करवाते हैं कि रियलिटी तो ये है कि इंसान के जीवन में दुख आता रहता है, सॉरो आप ये कहें कि हम वो हमारे लिए इनएस्केपेबल है, हम उससे नहीं भाग सकते, ओके, हम उससे स्केप नहीं कर सकते, सॉरो हमारे जीवन में आएगा। जिस तरीके से स्प्रिंग आती है, स्प्रिंग यहाँ पे किसका सिंबल है, हैप्पीनेस का, और ऑटम किसका सिंबल होता है, दुख का सिंबल होता है, ओके। तो उस बच्ची को समझा रहा है, कहता तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, अभी तू बहुत छोटी है, इसलिए तूने ऐसी चीज़ें देखी नहीं। मतलब जब इंसान अपने जीवन में बहुत ज़्यादा दुखी होता है या वो दुख को देख लेता है, तो फिर उसको समझ आने लगती है कि हाँ, क्योंकि उसने वो चीज़ देख ली होती है। तो शायद मार्गरेट अभी इतनी छोटी है कि उसने कभी कोई ऐसी चीज़ देखी नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा दुख हो रहा है उसे। तो जीएम हॉपकिंस समझाते हैं कि जब तू बड़ी हो जाएगी ना, तो फिर तेरे लिए ये आम सी कॉमन सी बात हो जाएगी, क्योंकि तू बहुत सारी इन चीज़ों को देख चुकी होगी, ओके। तो अब अपने अगर स्प्रिंग एंड फॉल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। द पोइम स्प्रिंग एंड फॉल वॉज कंपोज्ड इन 1880, 1880 में इस पोइम को कंपोज किया गया। इट इज़ अ लिरिकल पोइम, ये एक लिरिक है, छोटी पोइम है, 15 इसमें लाइन्स है ओनली। द पोइम ओनली कंटेन्स 15 लाइन्स। एड्रेसिंग टू अ यंग गर्ल मार्गरेट, इस पोइम को किसको एड्रेस किया गया है, एक छोटी बच्ची है मार्गरेट जिसका नाम है। ही कंपोज दिस पोइम व्हेन ही वाज डिससेटिस्फाइड विद द एनवायरनमेंट अराउंड हिम। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये जो लाइन मैंने पढ़ी है कि इस पोइम को जीएम हॉपकिंस ने उस समय कंपोज किया जब वो खुद के इन्वायरमेंट से क्या थे, डिससेटिस्फाइड थे। आई रिमाइंड यू स्टूडेंट्स कि उस समय जीएम हॉपकिंस लिवरपूल के अंदर रह रहे थे। लिवरपूल एक जगह है इंग्लैंड के अंदर, वहाँ पर वो रह रहे थे, और उस समय उनके लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा काम था, बहुत ज़्यादा, मतलब वो ओवरलोड हो गया वर्क का, और वहाँ के वो इन्वायरमेंट से खुश नहीं थे। मतलब वो लाइफ से ऐसे ऊब से गए थे, बोर हो चुका था बंदा, वो थक चुका था, मतलब ओवरलोड वर्क बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए वो उस एनवायरनमेंट से, लिवरपूल के एनवायरनमेंट से वो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं था, मतलब वहाँ से वो दुखी था। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ अ बैकग्राउंड टू द पोइम, ओके। हर पॉइंट को लिखने के पीछे एक बैकग्राउंड सोर्स होता है ना, एक इंस्पिरेशनल सोर्स होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि लिवरपूल की जो उनकी, तभी मैंने शुरू में क्या कहा था कि पर्सनल कनेक्शन है पॉइंट का उनकी लाइफ से, क्योंकि लिवरपूल के अंदर जो उन्होंने दिन बिताए, ओके, वो बहुत ज़्यादा उनके लिए सेटिस्फेक्शन वाले नहीं थे, मतलब खुद को बड़ा वो अनईजी महसूस करते थे जब वो लिवरपूल के अंदर थे। तो उसी समय इन्होंने इस पोइम को कंपोज किया। मार्गरेट एक इमेजिनरी चाइल्ड है, उसने पोइम के अंदर इसको डाला है, ऐसा नहीं है कि लाइव में कहीं उसको मिलता है वो। स्प्रिंग एंड फॉल इज अ मॉडर्न पोइम, ये एक मॉडर्न पोइम है अबाउट फिलोसफिकल डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। इसमें बताया गया कि ह्यूमन लाइफ है, जो मानव जीवन है, उसकी फिलोसफिकल डेफिनेशन क्या हो सकती है, मतलब मानव जीवन को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, ओके। It is a dramatic meditative poem since it narrates an event
imagining a philosopher as a speaker in the conversation to a girl named Margaret. अब इस पोइम का आप एक ड्रामेटिक मेडिटेशन भी कह सकते हैं. ओके, ड्रामेटिक मोनोलॉग आपने स्टूडेंट्स बिल्कुल सुना होगा इसके बारे में, जो आपको मैंने प्रीवियस पोइम करवाई थी ना, द लोटस ईटर्स. तो उसमें आपको मैंने बताया था कि ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है. ऐसी पोइम जिसके अंदर एक स्पीकर बोल रहा होता है और अपने को लगता है वो किसी से बात कर रहा है, लेकिन एक लिसनर होता है उसके अंदर वो साइलेंट रहता है, वो आगे से जवाब नहीं देता. तो इसमें भी ऐसा लगता है कि वो मार्गरेट से बात करता है लेकिन मार्गरेट आगे से जवाब नहीं देती, उसको रिस्पॉन्स नहीं देती उसको. ओके, तो ड्रामेटिक एक मेडिटेटिव पोइम है ये, और it narrates an event imagining a philosopher as a speaker in conversation to a girl named Margaret. इसमें बताया गया कि कैसे एक इंसान जो खुद पोइट है, जो स्पीकर है, मार्गरेट से कैसे वो बात करता है. द पोइम इज अबाउट द रियलिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस. ये मानव जीवन का जो अस्तित्व है उसके बारे में है. दैट हैज बीन वेल इंट्रोड्यूस्ड थ्रू इट्स लिटिल टाइटल स्प्रिंग एंड फॉल, जो कि आप इसके टाइटल से ही देख सकते हैं. द स्पीकर इन द पोइम डिस्कस अ गर्ल मार्गरेट who weeps at the falling of trees leaves. ये आपको मैं शुरू बता चुका हूँ कि वो ऐसी बच्ची से मिलता है, ऐसी बच्ची को हमारे सामने इंट्रोड्यूस करवाता है कि जो पेड़ों की पत्तियों को गिरते हुए देखती है और उसे बड़ा दुख होता है. पॉइंट उसको कंसोल नहीं करता है, ऐसे नहीं कि उसको वो दिलासा देता है, उसको वो सिंपैथी देता है, नहीं, उसको रियलिटी से मिलवाता है, उसको रियलिटी को रियलाइज करवाता है कि नहीं, पेड़ों के पत्तों का गिरना इट्स अ सिंबल ऑफ सॉरो. वैसे ही इंसान के लाइफ के अंदर भी बहुत सारे दुख आते हैं. तो आप ऐसे कंपैरिजन ले सकते हैं ना कि मानव जीवन में भी बहुत सारे दुख आते हैं, बहुत सारे डाउनफॉल आते हैं इंसान के जीवन के अंदर भी. ओके, तो स्टूडेंट्स आप ये भी देख सकते हैं इसके अंदर कि अब पॉइंट क्या करता है, एज ए सिंबल यूज करता है वो स्प्रिंग एंड फॉल को. स्प्रिंग किसके लिए, जो अपनी हैप्पी मोमेंट्स है लाइफ की, और फॉल अमेरिकन स्टाइल में बता चुका हूँ, ऑटम, जो कि हमारे लाइफ की जो सॉरोफुल मोमेंट्स होती हैं. तो मार्गरेट को वो ये एडवाइस देता है कि जब तू बड़ी हो जाएगी ना, तब तू रियलाइज कर पाएगी, क्योंकि अब तू छोटी है, तूने ऐसी कोई चीज़ देखी नहीं है जिससे दुख होता है, तेरे को इसलिए ज़्यादा दुख हो रहा है. लेकिन जैसे ही तू बड़ी हो जाएगी, थोड़ी मेच्योर हो जाएगी, तो फिर तेरे को इन चीज़ों की थोड़ा हैबिचुअल हो जाएगी, तो तेरे को आदत पड़ जाएगी, तो तेरे को ज़्यादा फील नहीं होएगा. ओके, अगर इस पोइम के मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये पोइम देखिए ऑक्टोसिलेबिक कॉपलेट्स में लिखी गई है. ओके, ऑक्टोसिलेबिक लाइन्स हैं और इसके अंदर राइमिंग कॉपलेट्स में लिखी गई, मतलब दो दो लाइनों की राइम बना के इस पोइम को लिखा गया है. ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, जैसे मैंने आपको इस प्रकार से दिखाया है कि ये एक हमारा इमेजिनरी चाइल्ड है, जरूरी नहीं कि ये मार्गरेट है. आपको मैंने बस समझाने के लिए कि ये मार्गरेट रो रही है और जी.एम. हॉपकिंस उसके साथ बात कर रहे हैं, और वो रो क्यों रही है उसका कॉज आपके सामने है कि पेड़ों से पत्तियों को गिरता हुआ देखती है तो वो रोती है, उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, और जी.एम. हॉपकिंस उसको समझाता है कि तुझे रोने की जरूरत नहीं है. ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग इस पॉइंट को. ओके, टाइटल क्या है, स्प्रिंग एंड फॉल टू अ यंग चाइल्ड, और यंग चाइल्ड इसके अंदर क्या है, मार्गरेट है. चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोइम को. फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन कहता है, मार्गरेट आर यू ग्रीविंग. मार्गरेट नाम से ही पोइम को शुरू करता है, उसको बुलाता है, कहता है मार्गरेट आर यू ग्रीविंग, क्या तुम दुखी हो. देखिए यहाँ पे ग्रीविंग का मतलब क्या है, ग्रीविंग का यहाँ पे मतलब है कि क्या तुम दुखी हो, क्या तुम सैड फील कर रही हो, दुख मना रही हो तुम, किस पे, ओवर गोल्डन ग्रोव ऑन लिविंग. अब देखिए गोल्डन ग्रोव का मतलब सबसे पहले आपको क्लियर करता हूं. जी.एम. हॉपकिंस नए नए वर्ड्स को कॉइन करने के लिए फेमस थे, मतलब वो नए नए वर्ड्स कॉइन करते थे. जैसे उन्होंने गोल्डन ग्रोव कॉइन किया अपनी तरफ से. तो गोल्डन ग्रोव क्या होता है, मतलब ऐसा एक आप कह सकते हैं कि पेड़ों का झुंड, अ ग्रुप ऑफ ट्रीज कह सकते हैं, जिन पे क्या होता है, सनलाइट पड़ती है और जिसकी वजह से उनके पत्ते क्या लगते हैं अपने को, गोल्डन कलर के लगते हैं. ओके, कैसे लगते हैं, गोल्डन कलर के. ग्रूव का मतलब तो वैसे क्या होता है, बगीचा भी होता है ना. ओके, तो वो कहता है कि मार्गरेट क्या तुम दुखी हो, क्या तुम सैड फील कर रही हो, किस पे, कि कैसे तुम उन गोल्डन ग्रूव्स की पत्तियों को, अनलिविंग का मतलब क्या होता है, पत्तियों का नीचे गिरना, कि जैसे तुम गोल्डन ग्रूव मतलब जो शाम के समय में सनसेट होता है, जब सूर्य अस्त होता है तो उसकी रोशनी पड़ने के कारण जो पेड़ है वो पीले दिखाई देते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं. ओके, कि जो सुनहरी पत्तियां उनकी, क्या तुम उन सुनहरी पत्तियों को जब नीचे गिरता हुआ देखती हो, क्या तुम इसलिए दुख मना रही हो. ओके, जी.एम. हॉपकिंस वांट टू से दैट व्हेन मार्गरेट सीज द गोल्डन लीव्स फॉल्स फ्रॉम द ट्रीज, जब वो देखती है कि पत्तियां नीचे गिर रही हैं तो उसको दुख होता है. कहता है तुम इसलिए दुखी हो. फर्स्ट टू लाइन्स में आपको मैंने क्या कहा था कि ये पोइम राइमिंग कॉपलेट्स में लिखी गई है. कॉपलेट क्या होता है, दो लाइन्स का स्टैंजा, स्टैंजा ऑफ टू लाइन्स. ओके,
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन दोनों लाइंस की राइम स्कीम बना के लिखा गया, राइमिंग कॉपलेट्स में इस पॉइंट को लिखा गया है। फिर कहता है लीव्स लाइक द थिंग्स ऑफ मैन, यू विद योर फ्रेश थॉट्स केयर फॉर कैन यू। अब कहता है कि लीव्स लाइक द थिंग्स ऑफ मैन, कहता है पत्तियों को तुम वैसे ही देखती हो जैसे तुम इंसान के दुखों को देखती हो। अब देखिए यहाँ पे थिंग्स ऑफ मैन का मतलब क्या है, सॉरोफुल मोमेंट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, या आप कह सकते हैं कि इंसान के जीवन में आने वाला दुख, उसके जीवन में आने वाले जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन। अब देखिए यहां पे उन्होंने लाइक वर्ड का यूज किया है। लीव्स को वो किससे कंपेयर करता है, देखिए यहां पे आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं, लीव्स को वो किससे कंपेयर करता है, थिंग्स ऑफ मैन से कंपेयर करता है। किससे, थिंग्स ऑफ मैन से। कह रहा है कि क्या तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि तुम क्या कर रही हो, तुम पत्तियों के गिरने का और मानव के जीवन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो ह्यूमन सॉरो हैं, तुम उनको एक ही नजर से देखती हो। इसमें लिखा लीव्स लाइक द थिंग्स ऑफ मैन यू विद योर फ्रेश थॉट्स, क्योंकि तुम्हारी थॉट्स अभी क्या है, बहुत फ्रेश है। मतलब कि अभी तुम बहुत छोटी हो और तुमने इन चीज़ों को भी देखा नहीं लाइफ के अंदर, तुम्हारी थॉट्स बहुत फ्रेश हैं। मतलब तुम्हारे जो विचार हैं, तुम्हारी जो थॉट्स हैं वो अभी बहुत फ्रेश है। तुमने अभी तुम जीवन का एक्सपीरियंस नहीं किया, लाइफ को एक्सपीरियंस नहीं किया। कैन यू का मतलब डोंट यू, ओके। कह रहा क्या तुम ऐसा नहीं कर रही हो। तो अब लास्ट जो इसमें 2 लाइन्स का अर्थ क्या है कि जो मार्गरेट है वो पत्तियों के गिरने को और इंसान के जीवन में आने वाले दुखों को एक ही नज़र से देखती है, क्योंकि उसकी थॉट्स अभी फ्रेश हैं, यानी कि वो अभी इमेच्योर है, उसने लाइफ के बिटर एक्सपीरियंस नहीं लिए हैं। तो इसलिए पॉइंट कहता तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि तुम पत्तियों के गिरने को और इंसान के जीवन में आने वाले दुखों को एक ही तरीके से देख रही हो, जबकि दोनों डिफरेंट चीज़ें। ओके, आई होप कि आपको ये स्टैंजा समझ आया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टैंजा की ओर। अब यहाँ पे एक सैड नोट पे इस लाइन को स्टार्ट करता है। क्या कहता है, आह एज द हार्ट ग्रोज ओल्डर इट विल कम टू सच साइट्स कोल्डर। अब फिर से देखिए राइमिंग कॉपलेट है, ओल्डर और कोल्डर को राइम किया गया है। कहता ओह एज द हार्ट ग्रोज ओल्डर, कहता जैसे जैसे तुम्हारा जो हार्ट है वो ओल्डर होता जाएगा। देखिए हार्ट ओल्डर का मतलब क्या है कि तुम बड़ी होती जाओगी, ओके, तुम्हारी उम्र बढ़ती जाएगी, तुम और मैच्योर होती जाओगी। तो फिर क्या होगा, इट विल कम टू सच साइट्स ओल्डर, तो तुम इन चीज़ों पे ध्यान देना कम कर दोगे, या इट विल कम टू सच साइट्स ओल्डर कि तुम्हारे लिए ये मतलब जो साइट्स हैं वो तुम्हारे लिए नॉर्मल बन जाएंगे। दोबारा फिर समझाता हूँ कि कह रहा है कि जैसे ही तुम्हारा हार्ट ओल्ड हो जाएगा, मतलब जैसे तुम बड़ी हो जाओगी, तुम एज्ड हो जाओगी, तो तुम्हारे लिए फिर इन चीज़ों की इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएगी। मतलब तुम पत्तियों को गिरता हुआ देखने पर दुखी नहीं होगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से पेड़ की पत्तियां नीचे गिरी हुई हैं, ढेर लगा हुआ है, तो मार्गरेट इन्हीं को देख के तो दुखी हो रही है। तो कह रहा है कि फिर तुम जब ऐसी कोई सीनरी देखोगी ना, ऐसा कोई साइट देखोगी, तो फिर तुम उसको फील नहीं करोगी और तुम इतना दुखी महसूस नहीं करोगी। क्यों? क्योंकि तब तुम मैच्योर हो जाओगी, तुम बड़ी हो जाओगी, तुम्हें समझ आ जाएगी। आगे क्या कहता है, बाय एंड बाय नॉट स्पेयर और साई, कहता है धीरे धीरे तुम इतनी बड़ी हो जाओगी कि तुम एक आह तक भी नहीं भरोगी। साई का मतलब यहाँ पे आह, कि अभी तो तुम रो रही हो ना उन पत्तियों को देख के, लेकिन जैसे तुम्हारा हार्ट ओल्डर हो जाएगा, तुम यानी कि तुम बड़ी हो जाओगी, तो तुम ऐसे सीन्स को देख के, ऐसे दृश्यों को देख के तुम एक आह तक भी नहीं भरोगी जहां तुम अभी रो रही हो। अभी तुम क्यों रो रही हो? क्योंकि तू छोटी है अभी। मार्गरेट को कह रहा है कि आप अभी छोटे हो तो इसलिए आप रो रहे हैं, लेकिन आप जैसे बड़ी हो जाओगी तुम और तुम्हें समझ आ जाएगी, तो फिर तुम एक आह तक भी नहीं भरोगी। आगे क्या कहता है, दाओ वर्ल्ड्स ऑफ वैनवुड लीफ मी लाई। देखिए वैनवुड का मतलब क्या है, वैन का मतलब होता है कलरलेस, मतलब जो सूखी, ओके। फिर तो कहता है कभी ऐसा हो ना कि सूखी पत्तियों का एक ढेर है वो तुम्हारे पैरों के नीचे आ जाए। लीफ मिल लाई का मतलब क्या है कि अगर एक सूखी पत्तियों का जो पूरा ढेर है ना वो तुम्हारे पैरों के नीचे भी आ जाएगा ना, दाओ वर्ल्ड्स ऑफ वैनवुड लाइफ मिल, कि पूरे संसार की सारी सूखी पत्तियों का ढेर तुम्हारे पैरों के नीचे आ जाए, एंड येट यू विल वीप एंड नो वाई। कह रहा है फिर तुम नहीं रोगी, तब तो तुम फिर रोगी नहीं। उसको ये कह रहा है कि अब तुम एक पेड़ की पत्तियों को एक बगीचे में गिरता हुआ देखती हो तो तुम रो रही हो, लेकिन जब तुम्हें लाइफ में एक्सपीरियंस आ जाएगा, जब तुम मैच्योर हो जाएगी,
मार्गरेट को कह रहा है तो फिर तो भले कहता सारे संसार की पत्तियां तुम्हारे पैरों के नीचे क्यों ना पड़ी हो, तब तुम नहीं रोओगे। एंड येट यू विल वीप एंड नो व्हाई। ओके, कि अभी तुम रो रही थी, तुम नहीं जानती क्योंकि तुम इनके बारे में जानती नहीं थी। एंड नो व्हाई एंड येट यू विल वीप एंड नो व्हाई का मतलब क्या है कि तुम अभी इसलिए रो रही थी कि तुम नहीं जानती थी। फिर जब तुम जान जाओगी, तुम्हें लाइफ की रियलिटी समझ आ जाएगी, फिर तुम नहीं रोओगी। भले तुम्हारे कदमों के नीचे, तुम्हारे पैरों के नीचे ऐसे मतलब पूरे संसार की सूखी पत्तियां भले क्यों ना पड़ी हो, फिर तुम उस पर ध्यान नहीं दोगी, क्योंकि तुम्हें समझ आ जाएगी कि इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। कि जिस प्रकार से इंसान के जीवन में हैप्पी मोमेंट्स आती हैं, वैसे इंसान के जीवन में क्या आती हैं स्टूडेंट्स, सॉरोफुल मोमेंट्स भी आती हैं। ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पत्तियों का ढेर अगर उसके पैरों के नीचे आ जाएगा, फिर वो नहीं रोएगी, वो किसको समझ आ जाएगी लाइफ की। तो ये रहा आप लोगों के लिए लास्ट स्टैंजा इस पोएम का। चलिए इसको पढ़ते हैं। नाउ नो मैटर चाइल्ड द नेम, सॉरोज स्प्रिंग आर द सेम। फिर से राइमिंग कॉपलेट है। अब इसमें कह रहे हैं कि नाउ नो मैटर, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, चाइल्ड द नेम, कि चाहे बच्चा हो चाहे कोई बड़ा हो। मतलब नाउ नो मैटर, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि भले कोई बच्चा हो या कोई बड़ा हो। सॉरोज स्प्रिंग आर द सेम, क्योंकि जो दुख होता है, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सभी के लिए सेम ही होती हैं। अब मान लो कि किसी के कट लगने पर दर्द होता है तो दूसरे व्यक्ति को भी दर्द ही होगा। दुख जो सॉरो होता है वो सभी को पिंच करता है। तो कह रहा है कि जब इंसान के लाइफ के अंदर, ह्यूमन की लाइफ के अंदर दुख आते हैं तो डजंट मैटर कि वो बच्चा है या वो बड़ा है, दुख तो सभी को फील होगा। अब देखिए सॉरो स्प्रिंग, इसके अंदर उन्होंने क्या किया है, स्प्रिंग को एज अ मेटाफर यूज किया है। लिटरेरी ब्यूटी को समझे आप। यहाँ पे स्प्रिंग को वो मेटाफर मानते हैं। किसका मेटाफर मानते हैं? सॉरोज का मानते हैं। ओके, दुखों का बसंत, सॉरोज स्प्रिंग, दुखों का बसंत मतलब एक मेटाफर है कि इंसान के जीवन में सौरों की स्प्रिंग आ जाएगी, मतलब बहुत दुख आ जाएंगे, तो फिर कोई मैटर नहीं करता कि दुख को फेस करने वाला बच्चा है या कोई एक बड़ा इंसान है, क्योंकि वो तो दोनों को ही हर्ट करेगा। तो मार्गरेट को ये बात समझा रहे हैं कि जब तू बड़ी हो जाएगी तब तेरे को समझ आ जाएगी कि दुख तो दुख ही होता है, चाहे वो कोई बड़े इंसान को हर्ट करे, चाहे वो किसी बच्चे को हर्ट करे। तो इसलिए बोला नाउ नो मैटर चाइल्ड द नेम, कि चाहे वो कोई बच्चा है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो दुख है स्टूडेंट्स, उससे क्या होता है, नोर माउथ हैड नोर माइंड एक्सप्रेस्ड। फिर से एक राइमिंग कॉपलेट आप यहाँ पे देख रहे हैं। कहता कि ऐसा दुख जिसको ना तो तुम अपने मुंह से बोल के बता सकते हो, नोर माउथ हैड, ना तो हमारा मुंह उस दुख को बोल के बता सकता है, इतना गहरा दुख, इतना डीप सॉरो। नो नोर माइंड, और ना ही हमारे माइंड में वो थॉट्स आएंगी, वो शब्द आएंगे, वो वर्ड्स आएंगे कि हम अपने दुख को एक्सप्रेस कर सकें। मतलब क्या है कि हमारा जो माइंड है हमें वो वर्ड्स नहीं देगा, हमें वो शब्द नहीं देगा कि हम अपने मुंह से अपने दुख को बोल के बता सकें। इतना डीप सॉरो हमारी लाइफ के अंदर आता है। व्हाट हर्ड ऑफ घोस्ट गेस्ट, कहता है कि जिसको सिर्फ क्या कर सकते हैं, जिसको हमारा जो हर्ट है वो सुन सकता है, हमारा दिल उसको महसूस कर सकता है। देखिए बहुत बार आपने देखा होगा कि लाइफ के अंदर कई बार ऐसी मोमेंट्स आ जाती हैं कि जब हम बहुत दुखी होते हैं तो फिर अपने पास शब्द नहीं होते, वी हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस अवर सॉरो। हमारे पास वो शब्द नहीं होते, वो वर्ड्स नहीं होते कि हम अपने दुख को एक्सप्रेस कर पाएं, लेकिन उस दुख को हम अंदर अंदर फील करते हैं, हमारा हर्ट उसको फील करता है। यही तो जी.एम. हॉपकिंस कह रहे हैं कि उस दुख को कौन फील करेगा, हर्ट ऑफ, सिर्फ अपना हर्ट उसको सुन पाएगा। घोस्ट गेस्ट, घोस्ट का मतलब हमारी जो सोल है, हमारी जो स्पिरिट है, हमारी जो आत्मा है, वो उसको गेस कर पाएगी, वो उसको समझ पाएगी। मतलब कहते हैं कि इंसान के जीवन में तो इतने बड़े बड़े डीप सॉरो, बड़े बड़े दुख भी आते हैं कि जब अपने उसको बोल ही नहीं पाते, अपने पास वो शब्द नहीं होते, सिर्फ अपने क्या कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, या हमारी आत्मा है जो हमारी इनर सोल है वो उसको गैस कर सकती है। इट इज द ब्लाइट मैन वॉज बॉर्न फॉर। देखिए ब्लाइट का मीन क्या होता है, मतलब जिस प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक पैथेटिक कंडीशन, एक बुरी स्थिति,
दुर्दशा जिसको आप कह सकते हैं, इट इज़ द मैन वॉज बॉर्न फॉर। कहता है इंसान का तो जन्म ही उसकी दुर्दशा के लिए होता है, दुखों के लिए होता है। ब्लाइट का मतलब यहाँ पे दुख भी कह सकते हैं, दुर्दशा जो उसकी पैथेटिक कंडीशन होती है, बहुत ही बुरी स्थिति। कहता है इंसान का तो जन्म ही दुखों के लिए होता है, मतलब वो जन्म से ही दुख उसको मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। इट इज़ मार्गरेट यू मॉर्न फॉर, तो क्या मार्गरेट तुम इसके लिए विलाप कर रही हो। मॉर्न का मतलब क्या होता है, विलाप करते हुए रोना, है ना। फिर से एक राइमिंग कॉपलेट है यहाँ पे आप देख रहे हैं। आपको मैंने शुरू में कहा था कि जो पोइम है वो राइमिंग कॉपलेट्स में लिखी गई है, ऑक्टोसिलेबिक राइमिंग कॉपलेट्स के अंदर इस पोइम को लिखा गया है। ओके, तो कह रहा है कि इंसान को तो जन्म से ही ऐसे दुख मिलना शुरू हो जाते हैं, ब्लाइट उसकी दुर्दशा पैथेटिक कंडीशन होती है। क्या मार्गरेट तुम उसके बारे में सोच के, उसको देख के तुम विलाप कर रही हो। ओके, तो ऑल इन ऑल हम ये कह सकते हैं कि वो मार्गरेट को समझाने का प्रयास कर रहा है कि इंसान के लाइफ के अंदर दुख आना नेचुरल सी बात है। इंसान के जीवन में दुख आते हैं, बैड टाइम हमारे लाइफ के अंदर आता है। ओके, तो हमें उसके बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो एक नेचुरल चीज़ है। इंसान के जीवन में दुख आएगा, हैप्पी मोमेंट्स भी आएंगे। ओके, तो इस तरीके से आई होप कि आपको ये पोइम समझ आई होगी अच्छे तरीके से। इस पोइम को आप 1 से 2 बार और इस वीडियो को आप देखें। ओके स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उनको आप नोट डाउन करें, नोट्स भी बनाते रहें आप, और आप हमारे जो वीडियो है इसको आप लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट्स में हमें बताते रहें कि आपको कैसा लग रहा है, आपके डाउट्स है वो भी, या आप किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं हमारी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम।